What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार, बहुत प्यारी बात बोली गई है कि लक का तो पता नहीं भाई साहब, पर लेकिन अवसर जरूर मिलते हैं मेहनत करने वालों को। अगर जिंदगी में मेहनत करना आप लोगों ने अपनी आदत बना लिया है तो आप लोगों को हमेशा कोई ना कोई अवसर जरूर मिलेगा जहां पर आप लोग अपने आप को साबित कर सकते हैं, जहां पर आप लोग अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर ले जा सकते हैं कि हाँ, इसी चीज के लिए हम बने हैं। पर लेकिन उसके लिए आप लोगों को तत्पर रहना पड़ेगा, उन चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। 90% लोग ना आज की दुनिया में ऐसे चलते हैं कि उनको बस सुबह सोना है, सुबह उठना है, शाम को सोना है और बीच में दिन कहां चल रहा है उनको पता ही नहीं रहता है। अगर आप लोग उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो अपने टाइम को एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने बोला था कि 24 आवर आप लोग क्या करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, और उसके बारे में मैंने एक सीट भी शेयर की थी आप लोगों से जो टेलीग्राम के ऊपर, उसको सर्च करना आप लोग, उसके बेस पर आप लोग उसको फिल कर सकते हैं कि 24 घंटे में कौन कौन सा टाइम कहां पर आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। आप लोग की जिंदगी में जो चेंज आएगा ना, आप लोग खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कितने कैपेबल आप लोग हैं। तो ये हमेशा अपने आप को हमेशा एक ऐसे पोजीशन पर रखिए, कभी भी अपने आप को अंडरमाइन करना नहीं है, ठीक है। हमेशा अपने आप को एक सही पोजीशन में रखना है। तो काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है और अच्छे से एंजॉय करना, वीडियो के एंड तक वीडियो को देखना, काफी कुछ नया आप लोग को जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। एवरग्रीन कौन सा होता है? जो कि हर टाइम किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। दुनिया भर की कमिटीज बनाई गई थी उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे देश में, कि कहां कहां पर पंचायत कैसी होनी चाहिए और कैसी कैसी पंचायत होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अशोक मेहता, LM सिंघवी, BR मेहता और GKV राव, ये 4 कमेटी के नाम आप लोगों को यहां पर दिए। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि पहली सबसे कौन सी कमेटी थी, दूसरे नंबर पर कौन सी, तीसरे पर कौन सी और चौथे पर कौन सी। और भी कमेटी के मैं आप लोगों को नाम बताऊंगा, इनका टाइम ड्यूरेशन भी बताऊंगा, ये कब कब सेटअप की गई थी, और थोड़ा सा यहां पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो वीडियो के एंड में इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो देखता हूं किस किस ने पॉलिटिकल लेक्चर अच्छे से देखे और किसको याद है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाई थी। तो आज आप लोगों का टेस्ट है पॉलिटी का, ये ठीक है। पूरा पॉलिटी का जो लेक्चर है उसका टेस्ट आप लोगों के सामने, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिए। लेक्चर काफी प्यारा रहेगा, टेक्टिकल लगाकर देखना और पेन और कॉपी लेकर बैठना ताकि वीडियो को आप लोग एंड तक अच्छे से एंजॉय कर सको। और लेक्चर देखने के बाद में लगे कि इसकी पीडीएफ होनी चाहिए हमारे पास में, तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर पीडीएफ के साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और सेहत का ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए मौसम के चेंज को थोड़ा सा अंडरमाइन नहीं करना है, यानी कि पता चला खांसी नजला जुकाम हो गया और कोरोना सर पर नाच ही रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को आप लोगों को नहीं कहते कि अपने ऊपर फोकस देना है, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आप लोगों को मैं बताऊंगा बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और भी काफी कुछ लेक्चर के अंदर आप लोगों को जानने को मिलेगा। सबसे पहले बात की जा रही है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। अगर बात करें हमारा जो देश है वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। किस कंट्री के बाद में ये आप लोगों को बताना है, यानी कि वो कौन सी कंट्री है जिसके बाद में दूसरे नंबर पर इंडिया आता है टी यानी कि चाय को बेसिकली प्रोड्यूस करने में, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर हर्बेसाइड्स। आप लोगों ने कई बार सुना है बीटी कॉटन के बारे में, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ HTBT में, तो HT क्या है और BT क्या है? यहाँ पर इसको बोलते हैं बेसिलियस थ्यूजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर HT में यहाँ पर हर्बेसाइड हो गया H, तो यहाँ पर T क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ये बेसिकली कॉटन के बारे में बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। CIS क्या है यहाँ पर ये बताना है आप लोगों को। CIS जो है हमारे देश में से अगर टी को आप लोग इंपोर्ट कर बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से CIS जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है हमारी चाय। तो ये आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर बताना है कि ये CIS क्या है। इंटरेस्टिंग चीज ये अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि सबसे ज्यादा जो है दुनिया में क्या पिया जाता है वो है पानी, ठीक है। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो पी जाने वाली जो बेवरेज है यानी कि जो पेय पदार्थ है वो क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये बेसिकली एक जो बेवरेजेस है यहाँ पर इसको अगर बोले तो पर्टिकुलर यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर प्लांट है उसका नाम भी आप लोगों से कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली कैमेलिया साइनेसिस, ठीक है। तो कैमेलिया साइनेसिस अगर नाम भी आप लोगों को साइंटिफिक देकर पूछ ले कि ये सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर पेय जाने वाला पदार्थ है, तो आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोनकन शक्ति 2021। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस क्या होती है? जिसमें इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों सर्विस मिलकर काम करती है। तो ये ज्वाइंट एक एक्सरसाइज है, यहाँ पर किस कंट्री के साथ में हमारी ये आप लोगों को बताना है।
अभी बात की जा रही है सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा और सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप। तो दो बातों पर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक पर्टिकुलर यूएन की मीटिंग होने वाली है, उसका नाम बताना है क्या है बेसिकली, और कहां पर होने वाली है ये भी बताइए, ठीक है। बहुत ज्यादा चर्चे में है ये, है कि बहुत ज्यादा फेमस है फिलहाल ये इंसान अभी ये मीटिंग अभी बात करें हब्बल जो स्पेस टेलीस्कोप है, ये यूएसए की है। इसी के साथ में TESS ये भी यूएसए की है। ये तो अभी क्वेश्चन भी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था TESS के बारे में। तो ये बेसिकली आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है और किस कंट्री की है, मैं आप लोगों से बात करूंगा ही लेक्चर के अंदर। तो ये बेसिकली व्हाइट ड्राफ्ट ओवर द ईयर ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि स्पेस में रिसर्च स्टडी करते हैं जो बेसिकली प्लैनेटरी सिस्टम है उसके बारे में। तो जानेंगे इसके बारे में। नोबेल लॉरेट इनका नाम आप लोग को बताना है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1983 में, यानी कि 1983 में फिजिक्स के टाइम, फिजिक्स में, ठीक है। और इनके द्वारा बताया गया था बेसिकली जो इवोल्व कैसे होते हैं स्टार, यानी कि जो तारे बनते हैं उनकी प्रक्रिया क्या है बनने की। तो इन पर्सनैलिटी का नाम आप लोग को बताना है। अभी रिसेंटली न्यूज में है वो भी बातें हम लोग करेंगे। एक पर्टिकुलर रीजन है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, इसका नाम है नगरोना एक तरीके से करबक कन्फ्लिक्ट भी के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। तो ये यहाँ पर जो जो करबक ये कन्फ्लिक्ट है, आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर बेसिकली किन दो कंट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो पार्ट है ये टेरिटरी, यानी कि जो लैंड पार्ट है वो दूसरी कंट्री का है, पर लेकिन पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो मैक्सिमम दूसरे देश की पाई जाती है। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में झड़प रहती है, तो ये काफी बड़ा इशू यहाँ पर बन जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे। ये एक तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट। और अगर दो कंट्री के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां भी आप लोग इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। रेगुलर 2 वीडियो आती है, इनको अच्छे से एंजॉय कीजिए, लाइफ का पार्ट बना लीजिए। स्टैटिक और करंट में इतने क्वेश्चन आएंगे कि आप लोग एग्जाम में देखकर अपने आप को मतलब हैरान मानेंगे कि ऐसा लगेगा यार क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि सारा हमसे ही पूछकर जो है पेपर बनाया गया है। आप लोगों ने कई सारे एग्जाम अभी देखेंगे होंगे। तो इस तरीके से अब रेगुलर अगर पार्ट बना लेते हैं तो फिर देखिए बहुत सारी चीजें तो मैं आप लोग ऐसे कवर करा दूंगा कि आप लोगों को लगेगा नहीं कि करंट अफेयर चल रहा है, आप लोगों को लगेगा कि स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर का मिक्सअप चल रहा है और आप लोग चीजों को उस तरीके से एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरीके से बेसिकली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले तो ये बताइए चाय पीना किस किस को पसंद है। यस लिखिए जिसको पसंद है, जिसको पसंद नहीं है वो नो लिखिए, ठीक है। और जो नो लिखेगा वो बताइए चाय की जगह क्या इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग। इसके अलावा शराब दारू बियर जो भी आप लोगों मतलब ये नहीं है मतलब चाय पानी, ये चाय कॉफी दूध इन सब में आप लोगों को बताना है। बाकी आप लोगों का जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है उसको आप लोग पर्सनली रखिए, ठीक है। ये बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ। चाय जो है वो एक तरीके से हमारी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं आप लोगों को बात करूंगा यहाँ पर। बेसिकली अगर बात की जाए चाय काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसलिए हमारे देश में चाय जो है जो प्रोड्यूस की जाती है काफी लार्ज स्केल पर दुनिया में बेची जाती है। पर लेकिन सोचिए जो काफी लार्ज स्केल पर बेचा जाने वाला पदार्थ है उससे हमारी कंट्री में जो चाय उगाने वाले राज्य हैं उनको कितना फायदा होता है। पर लेकिन अगर वो कंट्री इसको खरीदना बंद कर दे तो हमारे देश पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे कि किसान गन्ने उगाता है और उसके गन्ने जो है वो मिल लेना बंद कर दे तो किसानों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वही इंपैक्ट यहां पर भी देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री का जो टी एक्सपोर्ट था यानी कि जो चाय का व्यापार था वो यहां पर अभी कुछ घट गया है, ठीक है। तो डिक्लाइन क्या गया 14.4% यानी कि 14% घट गया है यहां पर रिसेंटली। अभी अगर बात करें पहले यहां पर जो लगभग आप लोगों को हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है यहां पर ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का यहां पर 100 मिलियन किलोग्राम का, ठीक है। तो यहां पर 117.56 मिलियन किलोग्राम जो सेम ईयर में था यानी कि 117 से घटकर ये 100 पर आ गया है। तो इसके चलते यहां पर काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम जो यहां पर ये पेय पदार्थ हमारा जाता था इनको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट तो इसमें जाता था, ठीक है। तो यहां पर अभी इनके द्वारा पहले 30 के मिलियन के करीब खरीदते थे, अभी काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, इन्होंने 24 के करीब खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो सीधा सीधा 6 मिलियन तो यहीं से अकेले से कम हो गया, ठीक है। तो ओनली एक्सेप्शन है यूएसए और यूएई जहां पर एक्सपोर्ट जो है वो बड़ा है हमारा फिलहाल, वरना मैक्सिमम जगह जो है एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो चाय उगाने वाले राज्य हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन पूछो आप लोगों से, हमारे देश में ऐसे 4 राज्यों के नाम बताइए जो चाय प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे जहां सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस होती है। ये अभी आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा, हालांकि मैं जब तक डिस्कस करूं उससे पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। रीजन क्या है डिक्लाइन करने के लिए, तो एक रीजन नहीं है, कई सारे रीजन है। यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं कई सारे जो कंट्री के ऊपर, तो उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे ईरान हो गया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर, क्या हुआ ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर हो गया, ठीक है। अगर बात करें तो ईरान से हम लोग क्रूड ऑयल लेकर आते हैं तो हमारी कंट्री के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता था उसका, ठीक है। इसी के साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट वेराइटी, लो प्राइस ऑफ अदर टी,
दूसरी कंट्री ने सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिक कंजप्शन जो है लोगों का पैटर्न चेंज हो गया। मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत लोगों ने पता चला कि जैसे मेरे टाइप के लोग थे कि हाँ चलो यार अब चाय पीना बंद कर देते हैं, ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने कुछ और प्रोडक्ट अपना लिया अपना, तो इसी के साथ में स्टॉप कर देना एक तरीके से एक्सपोर्ट टू द पाकिस्तान। तो ये भी काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा, हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन रिसेंटली अभी काफी बिगड़ गए, और पेंडेमिक ने जो इकोनॉमी पर इंपैक्ट डाला है तो लोगों की चाय छुड़ गई बहुतों की, तो ठीक है, तो ये दिक्कतें देखने को मिली। तो ये कई सारे रीजन है। अगर आप लोग बोले अगर क्या क्या रीजन हो रहे हैं फिलहाल जो बिजनेस पर इंपैक्ट डालने की बात करें, तो अगर किसी और के बारे में बात करें तो आप लोग इनको मेंशन कर सकते हैं। यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, जैसे प्रीलिम्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ लें कि टॉप 5 राज्य बताओ जहां पर चाय प्रोड्यूस की जाती है। पहले नंबर पर आसाम आता है, ठीक है। अगर आप लोग बात करें दूसरे नंबर पर आते हैं यहां पर वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर केरला और फिर कर्नाटका, यानी कि आसाम आता है पहले नंबर पर, आसाम के बाद में आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो फिर तमिलनाडु ऐसे याद रखिएगा, फिर केरला और फिर कर्नाटका, तो समझ गए। यानी कि यहां से चलिए आसाम, आसाम के बाद में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में केरला और केरला के बाद में कर्नाटका। तो इस तरीके से समझिए, तो बीच में स्किप कर देना है यहाँ पर आंध्र प्रदेश को और बेसिकली जो उड़ीसा है। तो इस तरीके से देखिए आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, याद हो गए ना पांचों के पांचों राज्य। इजी था, मैप के बेस में देखेंगे तो आप लोग समझ भी पाएंगे। तो ये 5 राज्य सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करने वाले राज्य हैं। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा जो इन 5 राज्यों में से आता है, ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कैसन आपकी चाय यानी कि चाय कैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेट पीसीएस के अंदर तो खासकर, ओके। अगर इंडिया की टी प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो इंडिया और टी प्रोडक्शन में यहां पर इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा चाय पी जाती है दुनिया में हमारे देश में। तो इतने ज्यादा चाय के प्रेमी है हमारे देश में। चाय जो है टेस्टी बनाई जाती है क्योंकि हम लोग अपना फंडा चेंज कर चुके हैं। मेरे दादाजी जो थे वो ना एक पर्टिकुलर मसाला बनाया करते थे, ठीक है, मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया था। वो चाय में जो मिला दिया करते थे ना भाई साहब, चाय का पीने का मजा ही कुछ और आ जाता था। पता नहीं कुछ मतलब वो थोड़ा सा अपना अलग ही तरीके प्रोडक्ट रखते थे, खुद ही खरीद कर लाते थे, उनके जो मिक्सचर था उसको बनाया करते थे। तो अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो जो बनाया करते थे वो शानदार था। तो उसको पीकर कभी भी जो चाय है वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, यानी कि इंडियन वर्जन ऐड कर दिया, ठीक है, उसमें इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो टी मसाला बेसिकली वो तैयार करते थे खुद का। अगर बात करें यहाँ पर तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो टी के हम, यानी कि सबसे ज्यादा पीने वाले हैं और सबसे दूसरे नंबर पर प्रोड्यूस करने वाले हैं। चाइना सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करता है और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है हम लोग टी के, यानी कि मैक्सिमम तो हम लोग खुद ही पी जाते हैं, तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे, तो ये समझ सकते हैं। इंटरनेशनल टी डे जो है यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया था 21 मई को। तो यहाँ पर अगर बात करें एवरी ईयर, अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात करें तो 2019 से उनके द्वारा बोला गया, यानी काफी इंपोर्टेंट चीज है, इतने सारे लोग पी रहे हैं तो इसके बारे में बात भी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए इसको पार्ट बना लिया। कहीं भी आप लोग जाएंगे सबसे पहले आप लोगों को पानी देते हैं, और अगर दूसरे नंबर पर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है चाय, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी सर्व करनी लोगों ने स्टार्ट कर दिए, पर लेकिन पानी के बाद में दूसरे नंबर पर चाय आती है। आप लोगों की क्या रहे इसके बाद में अगर आप लोगों ने फील की हुई बातें, जो टी है उसका साइंटिफिक जो अगर बात करें बेसिकली साइंटिफिक ये नेम है इसके प्लांट का, इसको बोलते हैं बेसिकली कैमेलिया, कैमेलिया साइनेसिस, ठीक है। तो CSP के नाम से आप लोग याद रखते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। तो CSP, ठीक है, तो सिविल सर्विस प्रीलिम्स, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना यानी कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स पीने से जाने से पहले चाय पी लेना, थोड़ी ठंड कम लगेगी जब मेंस लिखने जाओगे, जिसके भी मेंस होंगे आगे, ठीक है। प्रीलिम्स का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, तो मेंस के लिए तैयारी करते रहिए, जिसका भी मेंस होने वाला है अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है। तो मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक है, सबसे ज्यादा पी जाती है भाई साहब, अगर आप लोग वाटर के बारे में बात करें, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है पानी, जो कि नॉर्मल सी बात है, उसके बिना इंसान सर्वाइव नहीं करेगा, और यही फंडा हो चुका है चाय का, चाय के बिना भी लोग सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, अगर आप लोगों से पूछ ले बातों ही बातों में कि चाय प्रेमी है कोई, वहां पर चाय प्रेमी बैठा हो, चाय पर अगर आ जाए तो आप लोगों से पूछे कि हाँ, आप लोग बोले हाँ चाय पीना पसंद है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इंटरव्यू में बन जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती है जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इनको याद रख सकते हैं। ओरिजिन क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो टी का जो ओरिजिन माना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, या फिर जो यहाँ पर नॉर्थ म्यांमार है, इसी के साथ में साउथ वेस्ट चाइना में कोई इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है कि टी जो है यहाँ पर एक तरीके से कंज्यूम किया था चाइना में लगभग 5000 साल पहले तक भी, यानी कि चाइना को मेनली एक तरीके से टी का हब मानते हैं पहले से ही, ठीक है। तो इसलिए चाइना में आप लोगों को एक अलग ही पैटर्न देखने को मिलेगा, इसीलिए चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी कर पाता है। अब यहाँ से ज्योग्राफी आप लोगों की स्टार्ट होगी, कई बार आप लोग से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों से पूछ लेंगे कि जहां पर ये फसल उगाई जाती है
नॉर्मली वहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, या फिर आप लोगों से पूछ ले ये फसल कितने टेम्परेचर कितना वाटरफॉल वाले एरिया में उगाई जाती है। तो यहां से अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन आप लोगों को पता है तो इस तरीके से इकोनॉमी और हिस्ट्री भी आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर कई बार देख लेते हैं। इसको कहते हैं कनेक्टिंग द लिंक्स। तो यहां पर जो क्लाइमेट है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। एक टी इज द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट, ठीक है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है इसके बीच में इक्वेटर होता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है ना, दिल में कैंसर होता है ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, और कैप्री नीचे पहनी जाती है पैरों में, ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न इसके बीच में क्या हो गया, इसके बीच में आ गया बेसिकली इक्वेटर। तो यहां पर इनके आसपास वाले रीजन में बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है इसके आसपास में बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा, उल्टा बोल दिया फिर से मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहां पर इसके आसपास वाले रीजन में यहां पर बेसिकली उगाई जाती है, और यहां पर पानी अच्छी खासी बारिश भी आप लोग को देखने को मिलती है। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोग को देखने को मिलता है, और अबव 35 तक यहां पर जाता है, और बिलो यहां पर नॉर्मली 10 तक का, यानी कि कम से कम यहां पर 10 और ज्यादा से ज्यादा 35, और इसी के साथ में यहां पर आप लोग को बीच में देखने को मिलेगा। खासकर अगर जैसे अभी सर्दी बढ़ना स्टार्ट होगी तो जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको काफी सर्दी फील होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर साउथ इंडिया में आप लोग जाएंगे, जैसे कि साउथ इंडिया अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूं तो नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा आप लोग जैसे इक्वेटर के पास की तरफ को जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इधर से चलें आप लोग यहाँ पर एक तरीके कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इधर नीचे को जाएंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर नॉर्मली इंसान जो है कोस्टल एरिया में भी कम ठंड पड़ती है अगर आप लोगों ने देखा होगा, पर लेकिन जो लैंड वाला एरिया है उसमें ज्यादा ठंडी पड़ती है, आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा चलिए एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोगों को ये बताना है जो जमीन है यानी कि जो अर्थ है वो ज्यादा जल्दी गर्म होती है या फिर जो पानी है वो ज्यादा जल्दी गर्म होता है, और जब ठंडा करने की बात करें तो कौन सा ज्यादा जल्दी ठंडा होता है। तो ये एक तरीके से जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर नॉर्मली 20 से 30 एवरेज होना चाहिए, और 10 से लेकर 35 के बीच में टेम्परेचर। तो इसी के साथ में 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए जहां पर ये चाय उगाई जाती है। देखिए चाय के बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, एक ऐसे एरिया में उगाई जाती है जहां पर नॉर्मली पानी रुकता नहीं है, ठीक है, पर लेकिन पानी रेगुलर चाहिए इनको, यानी कि स्लोप वाले एरिया में बेसिकली इसको उगाया जाता है जहां पर पानी रुके ना पर पानी बरसता रहे। ये ऐसे नहीं कि चावल की तरीके से पानी भरा रहना चाहिए, नहीं, पानी बरसता रहना चाहिए पर रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। तो इस तरीके के रीजन में आप लोगों को नॉर्मली ये देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर मोस्ट सुटेबल जो सोयल है टी के लिए, तो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, बेसिकली ये बेसिकली स्लाइटली एसिडिक सोइल होती है, यानी कि जिसका एसिडिक नेचर होता है वो वाली सोइल आप लोगों को देखने को मिलेगी विदाउट कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली सोइल जो है, या फिर जो बेसिकली बात की जाती है पोरस सब सोइल, ठीक है, जो कि परमिट करती है फ्री, ये देखिए मैंने बोला ना भी यहाँ पर फ्री आप लोग को देखने को मिलेगा, प्रीकुलेशन जो वाटर का होता है वो निकल जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो आप लोग को यहाँ पर बेसिकली कंडीशन इसकी देखने को मिलेगी, जबकि धान है उसके अपोजिट देखने को मिलेगा। और प्रिकुलेशन का मतलब अगर आप लोग देखो इसको नॉर्मली आप लोग टपकना बोल सकते हैं कि पानी टपक जाता है, फिर रिसना बोल सकते हैं पानी रिस जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो नॉर्मली जैसे पहाड़ वाले इलाके हैं थोड़े से, वहां पर जहां चाय उगाई जाती है तो ढलान रहता है तो पानी नॉर्मली निकल जाता है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए अब आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा आसाम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर केरला और फिर कर्नाटका, याद हो गया ना, पांचों के पांचों राज्य, ठीक है। कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस की जाती है, अब ये क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा, ओके। देखिए यार इतना पढ़ा देते इतना तो हक बनता है ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सर्च भी कर ले कीजिए, इससे ना आप लोग चीजें लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो क्या क्या देखा इस आर्टिकल में हम लोगों ने, काफी कुछ यहाँ पर देखा, प्रॉपर कहां पर उगाई जाती है, क्या क्या कमी देखने को मिल रही है, कहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या इसके लिए कंडीशन है, ठीक है, क्या पौधे का नाम है, किन राज्य में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, क्या क्या रीजन है, हमारी कंट्री कितना कंज्यूम करती है, एक क्या इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट डे है, और लोकेशन भी मैंने बता दी। तो बिल्कुल एक चहुमुखी विकास हो गया आप लोगों का, ओके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट मुद्दा आ रहा है यहाँ पर, बेसिकली बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय सोलर जो एक तरीके से गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के यहाँ पर चौथी एक ही मीटिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी फोर्थ जो जनरल असेंबली है ऑफ इंटरनेशनल सोलर असेंबली, ठीक है, तो उसके बारे में क्या क्या बात है आप लोगों को देखने को मिलेगी वो समझेंगे। 108 के करीब कंट्रीज है जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, 74 मेंबर इसके अंदर है बेसिकली ऐसे हैं, इसी के साथ में 34 ऑब्जर्वर है यहाँ पर एक तरीके से, और सोलर एनर्जी पर इतना ज्यादा फोकस है आज के में, इसलिए इंडिया की इंपोर्टेंस बढ़ती जा रही है इस पर्टिकुलर एनर्जी से अलायंस से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर आप लोग अपने ही देश के अंदर गुरुग्राम जो कि बेसिकली हरियाणा के अंदर है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर नजर आएगा। तो यहाँ पर 74 मेंबर है, यहाँ पर कंट्री 34 ऑब्जर्वर है, इसी के साथ में 23 पार्टनर, 33 स्पेशल इनवाइटी भी आप लोग को देखने को मिलेगी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। इसका टारगेट ये है कि 1 ट्रिलियन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मिले 2030 तक का सोलर एनर्जी के फील्ड में। देखिए
मैं आप लोगों को बोलूं कि घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगा लो, ठीक है। कई सारे घर ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर ठीक ठाक एक तरीके से उनकी अर्निंग होती है, वो लगा लेंगे, पर कई सारे ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो कि काफी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि एक तरीके से कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है घर की, तो उनको ये दिक्कत हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर कोई हेल्प कर दे उनकी कि यार ऐसा करो 50% पैसा तुम दे दो, 50% हम दे देते हैं, तो सोलर पैनल लगा दे ताकि तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, तो ऐसे आप लोग चीजों को देख सकते हैं। तो सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा जो है और इसी के साथ में सोलर इन्वेस्टमेंट जो रोड मैप है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कि अभी कहां पर होने वाली है, ये यूके के अंदर ग्लासगो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब तो याद भी हो जाना चाहिए, इतनी बार मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। यहां पर बेसिकली ये हो गया यूके, और यूके के अंदर इसको जूम कर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लासगो। कहां पर है ग्लासगो, दिख रहा है कहीं मैप में? दिखा नहीं अभी, देखो कहीं पर दिख रहा हो तो आप लोगों को, अगर नहीं दिख रहा तो अब दिखा देते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कहां पर दिख रहा है, ढूंढो, चलो पहचानो, नहीं कहते पहचानो कहां, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कहीं मैप में कि ग्लासगो देखने को मिल रहा है, दिखा कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे मैप को? बेसिकली आप लोगों को चारों तरफ से देखना है मैप को, जूम आउट करके आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको तो आप लोगों को और अच्छे से देखने को मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर रीजन हो गया, ठीक है। तो यूके के अंदर है बेसिकली यहाँ पर जो मीटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर और बात की जानी है। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 26, और इसी के साथ में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी उसके बारे में याद रखिएगा। वो 21 थी क्या, 2015 में जोन सी हुई थी, याद है आप लोगों को? तो उसके बारे में आप लोग को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताया क्योंकि यही वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था, और ये पेरिस में हुई थी, तो इसलिए इसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाते हैं। 2016 में बेसिकली इसको साइन किया गया था पेरिस फ्रांस के अंदर में, तो उसके चलते इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी वहां पर अनाउंस किया गया, पर हेडक्वार्टर उसका इंडिया में रखा गया। अभी यहां पर बात की जा रही है ग्रीन लाइट एक तरीके से कि वन सन, ठीक है, यानी वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इसके बारे में बात की जाएगी यहाँ पर कि दुनिया को किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है जब पृथ्वी घूमती है तो कहीं ना कहीं पर एक टाइम पर आप लोगों को सूरज देखने को मिलेगा। अगर देखना भी चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जब पृथ्वी घूमती है तो एक साइड पर आप लोगों को यहाँ पर रोशनी देखने को मिलेगी। जैसे अभी यहाँ पर आप लोग देखिए तो आप लोगों को सूरज की रोशनी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर है, जब यहाँ पर दूसरी साइड में पहुंच जाएगा तो फिर यहाँ पर एक तरीके से सूरज पृथ्वी घूमेगी तो दूसरी साइड में रोशनी आ जाएगी, तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पर आप लोग को हमेशा बेसिकली रोशनी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं सूरज निकल रहेगा तो सोलर एनर्जी चलती रहेगी। तो इसलिए बोला गया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट अभी निकाल कर लाया गया है। इंटरनेशनल सोलर जो यहाँ पर अलायंस प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था एक तरीके से आगे चलकर ताकि हम लोग सोलर जो फोटोवोल्टिक पैनल है, बैटरी वगैरह उनको लेकर चल सके। पर लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी होती है यार, सोलर जो यहाँ पर हम लोग ये पैनल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको किस तरीके से लेकर चलना है, तो कई सारी चीजें कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसके वेस्ट को भी यहां पर एक तरीके से टैकल करना है। और अभी हाइड्रोजन प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने बात की, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग याद भी आप लोगों को बेसिकली कुछ रखने इनमें से, ताकि एग्जाम में आप लोग उनको मेंशन कर सको या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके से इसको याद रखेगा। जैसे कि अभी बात करें, मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो उसी के बारे में बात की जा रही है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, सिंगल ग्लोबल ग्रिड फॉर सोलर, ठीक है। तो फर्स्ट आउटलाइन जो है इसकी, फर्स्ट असेंबली जो है यहाँ पर इसके बारे में बेसिकली जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वो 2018 में आप लोगों को देखने को मिली। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 यहाँ पर हो रही है, तो वहां पर और ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये मुद्दा भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल से अब हटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है हमारे देश में तो अभी हाइड्रोजन इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, कि जैसे आप लोग जानते हैं जैसे पानी है किससे बनता है, H2O। तो H2O में क्या हो गया, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दो हाइड्रोजन यहां पर कनेक्ट रहते हैं, तो इसको नेचुरली अगर बोला है तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा अगर इसको यहां से निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसको मोस्ट अफोर्डेबल बनाने की बात की जा रही है आने वाले टाइम में, और ये एक तरीके से पोल्यूशन फ्री एक तरीका होगा बेसिकली, ठीक है। तो मोस्ट अफोर्डेबल रेट जो रहने वाला है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये अभी बात करें $5 पर केजी के हिसाब से देखने को मिलता है, तो बोला जा रहा है इसको $2 पर केजी पर लेकर आना है ताकि अफोर्डेबल हो जाए और लोग जो है वो इसको यूज कर पाए। तो ये बेसिक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी कई सारे इनिशिएटिव है, अगर इनके बारे में आप लोगों से बात करूं तो नेशनल सोलर मिशन हो गया अपने ही देश के अंदर में, ठीक है। पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट को चेंज करने के रोकने के लिए कितने एक्शन हमारी कंट्री में ले रखे हैं, उसका पार्ट है यहाँ पर नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया जो है उसके द्वारा सोलर लीडर के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं, दुनिया को साथ में लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट मुद्दा है, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कई बार बन गए अभी रिसेंटली, इसको बोलते हैं यहाँ पर इंटेंडेड जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो इंडिया का खुद का एक ऐसा प्रोग्राम है कि हम लोगों ने खुद ने डिसाइड किया है कि 40% जो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं आने वाले टाइम में, यानी कि हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, उसके बेस पर काम करेंगे। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इनके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल के ऊपर काम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और इसी के साथ में बोला जा रहा है कि 33 से लेकर 35% हम लोग लेवल लेकर आएंगे। जो 2005 का लेवल था तो उसको हम लोग लेकर आएंगे 2030 में। ऐसा नहीं कहते कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में, पहले आप लोग का जो वेट था वो मान लीजिए 70 केजी था, ठीक है, फिलहाल ये 70 केजी था आप लोग का जो वेट था वो था 2010 में, अभी बढ़कर जो हो गया वो हो गया 90 केजी, ठीक है। तो कोई बोलने लगे कि हाँ ये 70 केजी जो था, अब यहां पर 2010 से आप लोग खड़े हैं 2021 में, ठीक है, तो आप लोग बोलने लगे कि 2024 तक का, ठीक है, 2024 तक का हम अपने वेट को 2010 के लेवल पर लेकर आएंगे। आगे ना समझ में, यानी कि जो वेट है आप लोग का अभी फिलहाल जो है उसको 2010 के लेवल पर लेकर आएंगे, जब आप लोग का 70 केजी वेट हुआ करता था। और ये कब तक करेंगे, 2024 तक करेंगे। तो वही फंडा यहां पर बोला गया कि 30 से लेकर 35 तक का कट करेंगे एमिशन, और इसको 2005 के लेवल पर लेकर आएंगे 2030 तक का। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, एक बच्चा बोला सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे से समझाना, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे ना इससे अच्छे से तो मुझे नहीं लगता है कि अब और कोई और उदाहरण आप लोगों को दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें आसानी से आप लोग इसको पचा भी पाओगे कि अच्छा ऐसा कुछ किया जा रहा है, ठीक है। अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में तो 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें गवर्नमेंट स्कीम के बारे में तो ये कई सारी स्कीमें से सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं कई जगह। आप लोगों ने कैनाल के ऊपर जो नदियां होती है उनके ऊपर सोलर वो लगा दी है पैनल, बिल्डिंग के ऊपर छतों के ऊपर ग्रिड लगा दी है, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए गए। तो इससे क्या होता है, खासकर जो पहाड़ी इलाका होता है जहां पर हम लोग खंबे नहीं लगा पाते बिजली लगाने के लिए, तो वहां पर आसानी से हम लोग इनको इंस्टॉल कर देते हैं। तो फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके चलते नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको एनटीपीसी बोलते हैं, वो काफी प्यार से काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख वाले रीजन है वहां पर कई सारे ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग बात करें। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर जब बेसिकली वाटर, मैंने बोला था ना अभी ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जब पानी से आप लोग हाइड्रोजन निकाल लेते हो, तो वो वाले की बात की जा रही है। तो इसको निकाला जाता है सोलर और विंड की तरीके से, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी ही है, क्योंकि पानी हमेशा आप लोग को देखने को मिलता है कि हमारी पृथ्वी पर भी आप लोग को मैक्सिमम पानी देखने को मिलेगा, हमारी बॉडी के अंदर भी आप लोग को मैक्सिमम पानी देखने को मिलेगा, और समुद्र के अंदर तो ही है मैक्सिमम पानी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक तरीके से नेचुरल चीजें हो गई, ठीक है, क्योंकि पानी को वाष्प में अगर कन्वर्ट करेंगे फिर से वो आगे चलकर पानी बन जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर चलता रहता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ बन रहा है, पर लेकिन आगे चलकर अगर ये नदी में जाके होता हुआ समुद्र में गिर जा रहा है, पानी बन जा रहा है, फिर से बारिश हो रही है, फिर से बरस रही है चीजें, तो पैटर्न में चलता रहता है इस तरीके से। तो ये कभी भी खत्म न होने वाली चीजें हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। प्रोड्यूस कर सकते हैं वो, बेसिकली प्रोड्यूस नहीं, पोल्यूट कर सकते हैं हम पानी को, पर लेकिन हम लोग कभी भी उसको खत्म नहीं कर सकते, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पोल्यूशन तो कर सकते हैं, जितना गंदगी आप लोग चाहे उसमें फैला सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो हमेशा वो एक तरीके से अवेलेबल रहेगा, जैसे सूरज है, ठीक है, रोशनी कम से कम ये खत्म नहीं होने वाली है जब तक आप लोग जिंदा रहोगे। आने वाले टाइम में दुनिया भर की कई सारी और जनरेशन आप लोग की खत्म हो जाएगी, पर लेकिन सूरज यहीं पे रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। तो काफी इंपोर्टेंट था आर्टिकल, समझ में आना चाहिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। काफी प्यारा और काफी ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। साइंस एंड टेक के अंदर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है रिसेंटली अभी यहाँ पर हमारी कंट्री ने कई सारे देश को चावल व्यापार किए थे, चावल बेचे थे, पर लेकिन उसमें ये बोला गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ये चावल है। अब आप लोग बोलोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल हो गए तो क्या दिक्कत होगी, पहले तो यही बोलोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल होते क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली ये नेचुरल जो वैरायटी रहती है उसमें कुछ ऐसा चेंज कर देना कि उस पे कीट पतंगे उसको न खा सके, अगर कीट पतंगे खाएं तो खुद ही मर जाएं, कुछ ऐसा उसके अंदर चेंज कर देना, उसको टेम्परेचर ज्यादा झेल सके, कम पानी की रिक्वायरमेंट रहे, फर्टिलाइजर जो है उसके लिए कम रिक्वायरमेंट रहे, तो कुछ ऐसा उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देना, चेंज कर देना। तो इसका मतलब है कि जेनेटिकली उसके जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जिसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिली है। जैसे सुना होगा ना कॉन्सेप्ट की रेडीमेड बेबी चाहिए, तो वो वाला कंडीशन यहां पर निकल कर आ रहा है। तो इसके चलते अकॉर्डिंग टू अभी यहां पर बात करें जो जीएम फ्री इंडिया है उसके बारे में, तो 500 ऐसे टन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस हमारी कंट्री में कंसाइनमेंट यूरोपियन कंट्री का एक्सपोर्ट किया गया जून के महीने में। जब उसके ऊपर चेक किया गया तो इससे हमारे देश की रेपुटेशन खराब होगी। वैसे ही हमारी कंट्री में एक तरीके से ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग चीजों को नहीं कर पाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी रेपुटेशन अगर खराब होगी, उन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी कंट्री में किसानों के ऊपर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया के द्वारा बोला गया कि जीएम क्रॉप हम लोगों ने तो यार बेचे नहीं आप लोगों को, पर लेकिन रियलिटी में जब बैकग्राउंड में जाकर इसको चेक किया गया तो यहां से जीएम क्रॉप जो थे वो एक्सपोर्ट किए गए थे
इलीगल तरीके से हमारे देश में से। तो इसकी इंक्वायरी की गई यहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी है, एपीडा जिसको आप लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिला। तो इससे हमारी कंट्री की इमेज खराब होगी और व्यापार हैम्पर होगा, तो हमारे किसानों पर इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे हम लोग बोल रहे हैं किसानों की इनकम डबल करनी है 2022 तक का, पर लेकिन ऐसी हरकतें अगर चलेंगी तो कहां से डबल हो पाएगी इनकम। इंडिया की जो वर्ल्ड में टॉप राइस एक्सपोर्टर है उसका लगभग 65,000 करोड़ हम लोगों ने 2020 में सेल किया, लगभग 80 मिलियन राइस। हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी कई बार देखा जाता है कि चावल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब वोटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वोटर काफी ज्यादा लगता है चावल को उगाने के लिए। तो कई बार ये भी माना जाता है कि जो अमीर कंट्री है वो अपने वहां पर अपने पानी को सेव कर हमारे जैसे देशों से चावल खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे जैसे देश जो है वो काफी एक अलग तबके का कैटेगरी का हो जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम बासमती नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलता है। तो अगर बात करें 75 कंट्री ऐसी है जो आज के डेट में हमारे चावल खरीद रही है, तो इससे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। तो वेस्ट एशियन नेशन है, यूएसए, यूके है, जो काफी बिगेस्ट इंपोर्टर है हमारे चावल के। और नॉन बासमती राइस कौन खाता है? अफ्रीका, नेपाल और बांग्लादेश, क्योंकि बासमती महंगे आते हैं तो वहां पर अमीर कंट्री खाती है, और नॉन बासमती सस्ते रहते हैं तो ये अफ्रीका, नेपाल और बांग्लादेश में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन इस तरीके से जैसे हमारी अभी इमेज हुई है यहाँ पर, इसके चलते हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इंडियन जो फार्मर है यहाँ पर उनके लिए बेसिकली एक नाइटमेयर है, इनके बुरे सपने की तरीके से होगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था यूएसए के साथ में 2006 में, जब यूएसए ने क्या किया था, जीएम जो राइस वैरायटी यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्ट की थी, तो उसकी वजह से जापान, रसिया और यूरोपियन यूनियन ने सस्पेंड कर दिया था यूएसए से चावल खरीदना। तो उसकी वजह से यूएसए के जो किसान थे वो काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुए थे। तो यही फंडा अभी आप लोग को इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां से हम लोग चावल एक्सपोर्ट करते हैं वहां से काफी बड़ी दिक्कतें निकल कर आने वाली है। तो राइस एक्सपोर्ट जो है वो लोबी वो एक तरीके से प्रेशर में आ गई है यहाँ पर, एक तरीके से जो एक्सपोर्ट करती है। और इंडिया जो है यहाँ पर एक तरीके से जीएम राइस को लेकर इसकी वजह से यहाँ पर एक इमेज भी आप लोग खराब होती नजर आएगी। तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री की इमेज पर। देखिए कहीं पर आप लोग कोई प्रोडक्ट ले जाके बेचते हैं ना, वो ये नहीं देखेगा महाराष्ट्र से आया, गुजरात से आया या तमिलनाडु से आया, वो ये देखेगा बेसिकली यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो इंडिया से आया है। तो मेड इन इंडिया वाला टैग ठप्पा इसके ऊपर लग गया तो बेइज्जती बेसिकली इंडिया की होनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर आ रहा हूं, ठीक है, मैंने बोला कि चलो यार पीपीटी बनाकर आप लोग दे दिया करो, तो पीपीटी में किसी ने कोई गलती कर दी, ठीक है, और वो पीपीटी का मैंने वीडियो में बेसिकली पढ़ा दिया, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मतलब कि एक तरीके से पीपीटी वाले को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इमेज किसी खराब होगी कि हाँ वीर सर ने यहाँ पर ये टॉपिक गलत पढ़ा दिया, ठीक है, और वो टॉपिक मैंने पहली बार पढ़ा तो जैसा पीपीटी में था मैंने भी उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी तरीके से डिलीवर कर दिया। तो ये वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो पीछे कौन पीपीटी बना रहा है, क्या कौन कर रहा है, उसके बारे में किसी को पता नहीं, ठीक है, कि किसने बना के दी होगी। तो इस तरीके से चावल कहां से आ रहा है, उसका नहीं कि इंडिया से चावल आ रहा है, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें देख सकते हैं। हालांकि अभी जो लेक्चर आप लोगों के सामने आ रहे हैं उन पे तो सारा काम मैं ही कर रहा हूं, तो इसलिए कुछ गलत कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग डायरेक्टली मुझे ब्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको आगे आने वाले टाइम में ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो गलतियां नहीं कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है, तो गलतियां कर करके सुधरता है इंसान, ठीक है। तो वही सारी चीजें, गलतियां करने से डरो मत, पर कोशिश ये करो कि एक बार कोई गलती कर दी तो उसको रिपीट मत करो। ये अगर कर लोगे ना थोड़ा सा काम जिंदगी में तो काफी आगे जाओगे। बाकी चाणक्य साहब की कोटेशन, ये जो प्यारी कोटेशन लगती है काफी, कि दूसरों की गलती से सीखो, तो वो वाली आप लोग जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। तो अभी हमारी कंट्री में काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो जीएम राइस की जो ट्रायल है वो कई सारे एरिया में चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ट्रायल में चावल उगा दिया और उगाने के बाद में एक्सपोर्ट भी कर दिए। अब इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है उन कंट्रीज को जो बेसिकली इंपोर्ट कर रही है। वो तो उन्होंने बेसिकली चेक कर लिया, देखिए क्या होता है, ऐसी चीजें अगर हम लोग करते हैं ना, इससे एक तो इमेज खराब होती है, पर लेकिन और भी कई सारी चीजें, ये अभी किस जोन में है, ये अभी उस जोन में है जिसपे हम लोग चीजों को अभी टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से कई बार बॉडी में एलर्जी हो जाती है, कई सारे और भी प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिलती है, स्किन की प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है, तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। अनऑथराइज्ड एचटीबीटी कॉटन, ठीक है, अब तक हमारी कंट्री में ओनली ऑथराइज्ड बीटी कॉटन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अनऑथराइज्ड एचटीबीटी कॉटन भी कई बार देखने को मिलता है, बीटी ब्रिंजल ऑलरेडी, ठीक है, तो यहां पर ये कमर्शियली अगर निकलकर सामने आता है, पर लेकिन ऑथराइज्ड नहीं है। यहां पर एचटीबीटी के बारे में मैंने बताया था, इसको बोलते हैं हर्बेसाइड टॉलरेंट, यानी कि ये पूरा हर्बेसाइड टॉलरेंट, और यहां पर बेसिलिस थ्रीजेनेसिस जो बीटी कॉटन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर जो एक तरीके से इसको टॉलरेंट करने वाला, तो हर्बेसाइड को टॉलरेंट करने वाला जो यहां पर ये कॉटन है, जिसके चलते इसमें बीमारी नहीं लगती है। पर लेकिन ये माना जाता है कि जब इसके अंदर से कपास निकाल के अलग रखा जाता है और फिर उसके अंदर से जो कुछ ऐसा बिनोले टाइप में निकलते हैं, गोल गोल छोटे छोटे, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें से आगे चलकर फिर जानवरों को खिलाने का काम करते हैं, उससे जानवरों को एलर्जी होने लगी थी कई जगह, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी चीजें सामने
सामने निकल कर आती हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग डेली ना आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए तो आप लोग की बॉडी में से फैट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ा सा फैट खाना स्टार्ट कर दिए डेली और एक्सरसाइज कम कर दिए, फैट चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लंबे समय में आप लोगों को इंपैक्ट दिखेगा। तो वही वाली बात है, जब आप लोग रेगुलरली खाते रहेंगे उस चीज को तो आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो काफी बिग रीजन टू वरी फॉर द इंडियन फार्मर, जो इंडियन किसान है उनके लिए काफी चिंता का विषय है ये। जीएम क्रॉप जो है अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ड्राइव की जाती है, जो प्लांट से बेसिकली आर्टिफिशियली यहाँ पर मॉडिफाइड किया जाता है। तो कई सारे की तरीके आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब इसको चेंज कर दिया जाता है तो क्या क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली इसकी पैदावार बढ़ जाती है, ठीक है, जो टॉलरेंट करता है हर्बिसाइड जो भी देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस करता है कोई ग्रोथ या फिर भी कोई बीमारी आती है, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी कई बार बढ़ा दी जाती है। जितना प्रोटीन जितनी न्यूट्रिशन एक नॉर्मल वैरायटी में देखने को मिलेगी उतना आप लोग को हाइब्रिड वैरायटी में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अभी मैंने बात की, ठीक है, तो बेस्ट नोन उदाहरण है यहाँ पर जीएम जो राइस है जिनको गोल्डन बोला गया है। अभी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला भी गया था कि अभी फोर्टिफाइड राइस लेकर हम लोग आएंगे जिससे लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा। तो गोल्डन जो राइस है वो यहां पर इंसर्ट किया जाता है जीन्स फ्रॉम द प्लांट्स, तो उसके चलते यहां पर जो सोयल बैक्टीरियम है यहां पर, तो उसके थ्रू यहां पर ये विटामिन ए इसमें बेसिकली यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि गाजर वगैरह से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आंखों की प्रॉब्लम जिसको है उसको काफी फायदा देखने को मिलेगा। उन्हें जो मेरी तरह ऐनक लगाते हैं, ऐनक बोलते थे बेसिकली, मेरे दादाजी की ऐनक खा रखी है मेरी, तो ऐनक लगाते हैं चश्मा, तो उसको बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, फायदा होगा। तो इंडिया जो है यहाँ पर बेसिकली उसके बारे में बात करें तो ओनली वन ऐसी क्रॉप है जो हम लोगों ने अभी इसको अलाउ किया, वो याद रखना, वो है बीटी कॉटन। ओनली सिंगल एंड सिंगल, ओनली सिंगल, ये वाली बीटी कॉटन हम लोगों ने भी अलाउ की है। नो जीएम फूड क्रॉप अब तक किसी को अलाउ नहीं किया गया कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, हालांकि कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं पर लेकिन अभी यहां पर किसी को अलाउ नहीं किया गया। उनको बेसिकली देखा जाता है एटलीस्ट 20 ऐसी क्रॉप है जो भी उन्हें पाइपलाइन में चल रही है जिनको आगे लेकर हम लोग को आना है, पर लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ये कुछ फोकस्ड ऐसी चीजें जो अपने देश के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में अगर बात करें करंट सिनेरियो के बारे में तो फर्स्ट वैरायटी नॉन जीएम जो हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस है, ठीक है, उसको लॉन्च किया गया था बहुत पहले, ठीक है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर अभी पूसा बासमती राइस 1979, पूसा बासमती यहाँ पर ये 1985, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। काफी लंबे समय से इनके ऊपर काम भी चल रहा है, पर लेकिन वो ये कि जनता में कब लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, क्योंकि इनके अंदर चेंज किया था डीएनए के अंदर इनके, ठीक है। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और एलर्जिक रिएक्शन भी निकल कर आती है। एंटीबायोटिक मतलब जो भी आप लोग दवाइयां खाते हैं ना, सर में दर्द हो गया, थोड़ा सा बुखार हो गया, बॉडी में दर्द हो रहा है, वो दवाई आप लोग के ऊपर काम ही नहीं करना है, काम करना बंद कर देती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक अभी फिलहाल फेल होने लगी हैं, जो पहले काम करती थी अब उनका हाई डोज लेना पड़ता है जब काम करती हैं। तो इंसान इतनी ज्यादा गलत चीजें आज के डेट में खा रहा है। तो ये क्या होता है कि जब ऐसी फसल हम लोग उगाएंगे जीएम राइस जैसी, तो ऐसे ही हमारी बॉडी पर भी उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसा खाओगे अन्न तैसा होगा मन, ठीक है। तो ऐसा एक पर्टिकुलर एक स्पीच थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जब मैंने उसमें नहीं कि शाकाहार मांसाहार के ऊपर, तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के ऊपर एक स्पीच थी बेसिकली वहां पर। तो जब मुझे वहां पर काफी एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, वहां पर काफी रिसर्च स्टडी करके बहुत सारे बच्चे आए थे, तो वहां पर जब स्पीच देने हम लोग गए थे, ठीक है, तो वहां पर ये ऐसी बातें कई सारी की गई थी कि यहाँ पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आज के डेट में खाने के ऊपर। ये अब की बात नहीं है, बेसिकली 11th की बात है, ठीक है, 11th 10th 11th की आई थिंक, ठीक है। तो उस टाइम पर स्पीच देने गए थे अपने स्कूल से, तो उसकी बात की जा रही है। तो वहां पर देखा था कि उस टाइम पर मुझे पता चला था कि मैंने कहा किस तरीके से क्या क्या चीजें खाई जा रही है, तो क्या क्या चीजें क्या क्या इंपैक्ट डाल रही है, जो हम लोग वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं, क्या क्या उसका इंपैक्ट बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। तो नॉर्मली 90% लोग जो है वो टेस्ट के चलते चीजों को एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उनकी बॉडी एक तरीके से किस फेज से जाती है जब आप लोग कुछ भी चीजें कंज्यूम करते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये माना जाता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने वाले इंसान के अंदर में जो रेगुलर पीता रहता है कि स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। इसी के साथ में चाउमीन में कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं, उसकी वजह से माना जा रहा है पिछले कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में भी ये चीजें पब्लिश हुई थी कि माना जाता है कि जो प्रेगनेंसी कंटेन करने वाली जो क्षमता है वो और जो एक तरीके से औरतों की कम होती जा रही है। तो ये इस तरीके की जो फूड नहीं है, जो इस तरीके जो ये सारी चीजें खाई जाती है, चाउमीन पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें, तो इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली जाती है कि वो उसका टेस्ट बढ़ाने का काम करती है और वो उसके ऊपर भी इंपैक्ट डालती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं एकदम आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारी ऐसी चीजें से चिप्स वगैरह आप लोग खाते हैं जो बच्चों को बड़े शौक में खिलाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो लंबे समय तक वो बेसिकली हार्ट ब्लॉक करने का काम करते हैं एक तरीके से, कि आगे चलने वाले टाइम में इंसान को हार्ट अटैक आते हैं। तो इस तरीके फैट्स उनके अंदर मिलाए जाते हैं उनको प्रिजर्वेटिव लंबे समय तक रखने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग अपने ही आप में जो खाना पीना कर रहे हैं, तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद करें, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करूं यहां पर
हर्बेसाइड सीड प्रोडक्शन के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें बनाई जा रही है। न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट तो वही बात है जो मैंने बताई थी, तो इनके ऊपर फोकस देना है। तो हमारी कंट्री में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप लोग बेसिकली यहाँ पर IARI बोलते हैं, तो ये वर्क करते हैं यहाँ पर कि कैसे हम लोग ग्रोथ को टॉलरेंट कर सकते हैं, सैलिनिटी वाले एरिया में भी हम लोग अपनी फसल को उगा सकते हैं, जीन एडिटिंग को कैसे लेकर चलना है, कैसे रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है, ताकि यहाँ पर सारी चीजें आराम से इंप्लीमेंट की जा सके। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए कल नहीं बढ़ाया था क्योंकि आर्टिकल काफी लंबा था, तो मैंने कहा कि डिटेल में इसको डिस्कस कर लूंगा और डिटेल में इस तरीके से डिस्कस कर लूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन भी ना रहे अगर कोई इसके बारे में फिर बातें करे तो। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जहां तक मुझे आइडिया है। अगर फिर भी है तो भाई साहब कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी पेशकश जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा कुछ हरकतें की गई हैं और उसका इंपैक्ट अभी इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर कोई डायरेक्ट आप लोगों से पूछे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में जब भी बात करते हैं। हालांकि ये कई बार मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, आप लोगों को रट भी गया होगा, तो फिर भी देखिए समझाने के लिए जरूरी है। अक्साई चीन वाला रीजन यहाँ पर बेसिकली वेस्टर्न सेक्टर के अंदर आता है, तो पूछ ले कहां पर आता है, वेस्टर्न सेक्टर के अंदर। तो 1570 किलोमीटर का एरिया देखने को मिलेगा जो कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड यानी कि लड़ाई का रीजन है। सेंट्रल सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 545 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो रेड जोन आप लोगों को दिख रहा है। ईस्टर्न सेक्टर में जाएंगे तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है मेरा तिब्बत का पार्ट है ये। अबे तिब्बत तुम्हारा खुद का नहीं, तो तुम तिब्बत का पार्ट बोल रहे हो अरुणाचल प्रदेश को, तुमने खुद तिब्बत को हथियाया है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश को भी हथियाने के चक्कर में रहते, तो ऐसी गंदी हरकतें हैं चाइना की। अभी इनके द्वारा कुछ ऐसे प्रोविजन अपने देश के लिए लाए गए रिसेंटली, इनके द्वारा कुछ ऐसा एडप्ट किया गया लेजिस्लेशन जिसमें बोला गया कि आने वाले टाइम में अपनी टेरिटरी तो होगी ना, तब बोलोगे ना दूसरी टेरिटरी में घुसकर अपनी टेरिटरी बताते हो, तो उसको कम्बैट करने की बात की जा रही है। तो चाइना अंडरमाइन कर रहा है एक तरीके से, यानी कि जो भी चाइना का अंडरमाइन करेगा क्लेम, चाइना उसके ऊपर सख्त होने वाला है। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन आने वाले टाइम में और खस्ता हालत में जाने वाले हैं। ये बोल रहे हैं कि बेसिकली सोवरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी जो चाइना की है, अगर कोई हट करने की कोशिश करेगा तो वहां पर ये अपनी आर्मी लगाने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री को दी जा रही है। स्टेट काउंसिल और कैबिनेट जो है वो यहाँ पर बेसिकली प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर काफी अच्छे से लेकर चलने वाले हैं। जैसे हमारी कंट्री में इंडियन आर्मी बोलते हैं, चाइना के अंदर बोलते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो ये यहाँ पर काम कर रही है आज की डेट में। तो ये आने वाले टाइम में इन सब चीजों को बॉर्डर एरिया में इनकी ड्यूटी रहेगी, तो वहां पर ये कई सारे ड्रिल करेंगे, तो कई सारी चीजों को यहाँ पर कोई कमबैक ना करे, इनके एरिया में एनक्रोचमेंट ना करे। ये क्या करते हैं बेसिकली, चाइना की गंदी हरकतें बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोग सुनकर हैरान होंगे। ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है मान लीजिए, ठीक है, इधर चाइना हो गया और इधर अपनी प्यारी कंट्री होगी। ये क्या करते हैं बेसिकली आने वाले टाइम में, जैसे कि मान लीजिए आसपास वाले एरिया में ये कंस्ट्रक्शन का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कई सारे यहाँ पर लोगों को भी बसा देते हैं। भूटान के अंदर क्या किया, भूटान की टेरिटरी में जाकर यहाँ पर अंदर लोगों को बसा दिया और फिर बोला कि यहाँ पर हमारे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और ये हमारी ही टेरिटरी है, उस पर अपना क्लेम दिखाने लगे। अब ये तो यानी कोई रोज चेक करने जाएगा कहाँ कहाँ पर हमारे खेतों में कहाँ पर सुअर आकर घुसाए। वो बोलते हैं कि जो जंगली सुअर होते हैं खेतों में बर्बाद कर देते हैं, जैसे बाहुबली मूवी देखिए ना, वो सुअर को मारने के लिए जाता है जंगली सुअर को, तो वो वाली बातें की जा रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कई बार ऐसी हरकतें करते हैं और फिर उस पर क्लेम करने लगते हैं। तो इंडिया के आसपास भी अगर इंडिया कंस्ट्रक्शन करे तो इनको मिर्च लग जाती है और अपने आप खुद कुछ भी करते रहे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कई सारी दिक्कतें यहाँ पर निकलकर सामने आती है। तो अभी बात करें यहाँ पर स्ट्रेंथ करने, यहाँ पर डिफेंस सपोर्ट, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के चलते, तो ये बॉर्डर एरिया में काम करेंगे एक तरीके से। स्टेट जो है वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडली कंसल्टेंट हैंडल करेगा बॉर्डर रिलेटेड अफेयर को नेबर कंट्रीज के साथ में। यानी कि बोलेंगे कुत्ते की पूंछ बोलने की कुछ और करने की कुछ और, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री के साथ में झड़प है ना, वो आज के डेट में इन्हीं की है। चाइना आज के डेट में बात करें तो लगभग यहाँ पर 22,100 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है लगभग 14 कंट्री के साथ में। ठीक है, इसी के साथ में ये अगर बात करें तो रिजोल्व भी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, पर लेकिन कई सारी कंट्री को अपने कब्जे में बनाए रखे हुए हैं ये आज की डेट में भी अगर बात करें तो, और उनमें से 12 के साथ में लगभग रिजोल्व कर रहे हैं जहां पर इनको लगता है फायदा पहुंच रहा है, पर इंडिया और भूटान को पकड़े बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चाइना अब तक फाइनलाइज नहीं किया है भूटान और इंडिया के साथ में एमओयू, इसको लेकर ये बात ही नहीं करते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में लगभग 3,488 किलोमीटर लॉन्ग आप लोगों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और इस पर्टिकुलर रीजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया देखने को मिलेगा, जिसमें अगर भूटान बोले तो 400 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। तो ये कई सारे ऐसे एरिया जो कंसर्न का रीजन बना रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो कई सारी चिंताएं हैं यहाँ पर। तो आगे आने वाले टाइम में चाइना जो है जो एक्शन लेगा तो उसको देखकर इंडिया और भूटान किस तरीके चीजों को देखेंगे, तो वाली बात है। तो कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। रियलिटी में तो हमारा एरिया के द्वारा हड़पा गया है। ठीक है, इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, कई जगह तिब्बत में यहाँ पर ये अभी
बुलेट ट्रेन वगैरह चला रहे हैं। रिसेंट इनके द्वारा जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, कहां पर, ये नैन्सी जो कि बॉर्डर है टाउन यहां पर क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश, तो यहां पर ये लाए जा रहे हैं। तो नैनचिंग, ठीक है, तो यहां तक ये बेसिकली लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फ्रंटियर विलेज बेसिकली बना रहे हैं बॉर्डर विद भूटान के साथ में भी। तो इनके अपनी हरकतें से बाज नहीं आ रहे हैं, इंडिया को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक तरीके से। तो ये काफी बड़ा एक गंदा तरीका आप लोग इनका बोल सकते हैं, जो कि अभी सामने निकल कर आया है काफी लार्ज स्केल पर। आगे चलते हैं, छोटी सी पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिफेंस रिलेशन के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इंडिया और यूके के द्वारा अभी यहां पर एक कोंकण शक्ति स्टार्ट की गई, जो कि एक ट्राई लेटरल एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिलेगी। ट्राई सर्विस, ठीक है, ट्राई सर्विस मतलब इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तो ये तीनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये यूके के साथ में आप लोग को देखने को मिलने वाली है। ये वही यूके जिसने हमारे साल 200 साल तक हमारे ऊपर रूल किया है अंग्रेजों ने, और अब हमारे साथ में ये एक्सरसाइज करते हैं एक तरीके से इक्वल स्टेटस के साथ में। तो काफी बड़ा ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जद्दोजहद हमारे फ्रीडम फाइटर किया, तब जाकर ये हमको आजादी मिली है। तो अगर बात करें, कोऑपरेट करेंगे दोनों कंट्री मिलकर, और ह्यूमैनिटेरियन जो एड है और डिजास्टर जो रिलीफ है ऑपरेशन, उनमें भी काम करेंगे। अदर ज्वाइंट एक्सरसाइज दोनों की बोले पूछे तो पूछना, तो नेवी की कोंकण है, ठीक है, एयरफोर्स की यहां पर इंद्रधनुष है, और मिलिट्री की अजय वॉरियर है। तो ये और 3 एक्सरसाइज है इनकी, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यूके आप लोग को यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। यूके को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड मतलब यूनाइट एक तरीके से, किंगडम मतलब राज्य। तो यहां पर आप लोगों को स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा, वेल्स, इंग्लैंड, ये सारा पोर्शन, और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो 4 बेसिकली एरिया को मिलकर इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यूके आप लोगों के सामने, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बोरिस जॉनसन इसके आज के डेट में जो है प्राइम मिनिस्टर है, और पाउंड जो कि पाउंड स्टर्लिंग जो होती है वो इसकी करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और लंदन है कैपिटल इसके, ठीक है। तो पॉपुलेशन लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी 6.72 करोड़, ठीक है। और हमारी कितनी है, हमारी है 130 करोड़, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। एक टीचर थे, वो ऐसे डायलॉग कई बार बोला करते थे, मतलब वो थोड़ा सा ना फ्रैंक ज्यादा हो जाते थे। एक बार पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, तो बोल रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, जिन लोगों ने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया है, अगर इंडिया के लोगों ने टॉयलेट करना स्टार्ट कर देना, तो यहाँ पर बेसिकली यूके के अंदर बाढ़ आ जाएगी, यूके बह जाएगा, ठीक है। तो फिर भी वो रूल करके चले गए। तो कोई भी अगर रूल करता है तो इसका मतलब उसने दिमाग यूज किया है, हमारी हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, सब चीजों को समझा, और उसके बेस पर उन्होंने देखा कि लोग आपस में इतने लड़ रहे हैं, इतने डिवाइडेड है, तो इनके ऊपर रूल किया जा सकता है, तो उन्होंने फिर मजा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, फूट डालो शासन करो वाली नीति सबसे आसान होती है, तो जिसको ये एंजॉय कर गए 200 सालों तक, ठीक है। चलिए, जो भी है आगे ध्यान रखना, अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन को मत घुसने देना कभी भी, क्योंकि हमेशा आप लोग उसको प्रॉब्लम में ही पाओगे अपने रिलेशनशिप को, अगर कोई तीसरा पर्सन आकर उसमें इंटरफेयर करेगा। तो कोशिश करो, कितना भी लड़ लो, कितना भी भिड़ लो, चीजों को अपने आप ही निपटा लो, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहां पर बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। बात की जा रही है अभी इंटरनेशनल टीम के द्वारा अभी देखा गया एक व्हाइट ड्राफ्ट, ठीक है। तो व्हाइट ड्राफ्ट यहां पर एक देखा गया, एक तरीके से बोना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सफेद, जो यहां पर एक चमकता हुआ कोई ऐसा सितारा, ठीक है। तो यहां पर ये 30 मिनट के अंदर उसकी ब्राइटनेस जो है वो खत्म होगी, ऐसे नहीं स्विच दबा देना, स्विच ऑन कर देना, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिली। पहले इसकी ये जो चमक थी ये टाइम लेती थी, तो यहां पर उसको ये एक बड़ा ही पेक्युलर एक डिफरेंस है, यहां पर एक फिनोमेनन देखने को मिला, ऐसा नॉर्मली नहीं होता था, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंसान ने कुछ डिफरेंट काम कर दिया हो कि यार इससे तो ये विश्वास नहीं था, ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ओके। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यही बात है यहां पर एक तरीके से, तो हब्बल जो टेलीस्कोप, जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, और इसी के साथ में जो ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है TEES, तो यहां पर ये किसका है, ये यूएसए का है। तो इनके एस्ट्रोनॉमर जो इनके खगोल शास्त्री हैं, उनके द्वारा इसका पता लगाया गया कि ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इनके द्वारा बेसिकली यहां पर ये सिचुएशन देखी गई, और इसके चलते बेसिकली होता क्या है यहां पर, इससे चलते पता चलता है जो ब्लैक होल हो गए, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स हो गए एक तरीके से, तो किस तरीके से स्टार्स जो है उनमें अंदर क्या क्या चीज चलती है, कहां से रोशनी मिलती है, क्या क्या चीजें, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहां से निकल कर आती है चंद्रशेखर लिमिटेड, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा चंद्रशेखर लिमिट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के मैटर में यहां पर 1983 में। इनके द्वारा प्रोसीजर बताया गया था कि कैसे स्टार का इवोल्यूशन होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तारे कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में स्टडी की गई थी, जिसके बेस पर हम लोग को ये चीजें पता चली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नॉर्मली ये जो तारे हैं काम कैसे करते हैं, यहां से क्वेश्चन कई बार आप लोगों का पूछा जा चुका है। जो सूरज के अंदर रोशनी आती है निकल के, वो कहां से आती है अगर पूछ ले, तो याद रखिएगा फ्यूजन प्रोसीजर से आती है। तो ये फ्यूजन प्रोसीजर जो होता है सूरज की कोर में चलता है, तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है, और आउटवर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी चीजें निकलती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जो सन होता है वो फ्यूज करता है हाइड्रोजन, और इसके चलते यहाँ पर कोर में ये हीलियम आप लोगों को देखने को मिलेगा बनता है, और इसके चलते यहाँ पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन में क्या होता है, टूटती है और फ्यूजन में जुड़ती है, तो ये जो रिएक्शन देखने को मिलती है, तो फ्यूजन की ये रिएक्शन होती है
है जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनता है ना, तो यहीं से बनाया जाता है। तो इससे बेसिकली निकल कर आते हैं, तो फ्यूजन जो होता है उसमें प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो स्टार होते हैं वो बर्न अप होते हैं और यहां से हाइड्रोजन जो रहता है जो यूज करते हैं उसको यूज कर चुके होते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूल के तरीके से उसको यूज किया जाता है। ठीक है, इनकी आप लोगों को जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इवन टिपिकली अगर वाइट ड्राफ्ट की बात करें तो साइज होता है हाफ द सन कई बार तो। ठीक है, सरफेस ग्रेविटी जो है आप लोगों को इनकी 1 लाख टाइम देखने को मिलेगी टू द अर्थ, यानी कि अर्थ से काफी ज्यादा आप लोगों को हैवी एक तरीके से चीजें देखने को मिलेगी। जो ब्लैक ड्राफ्ट होता है यहाँ पर वो बात की जाती है इवेंचुअली ओवर द टेंस और द इवन हंड्रेड्स जो बिलियन ईयर बाद में यहाँ पर ये एक तरीके से एक व्हाइट ड्राफ्ट जो कूल होता है अंटिल बिकेम द ब्लैक ड्राफ्ट, यानी कि जो व्हाइट ड्राफ्ट होता है वो कूल होता रहता है और फिर ब्लैक ड्राफ्ट बन जाता है, जो कि उसके अंदर एनर्जी है वो एमिट हो जाती है। तो इसमें काफी लंबा टाइम यहां पर इसको लगता है कि कई हजारों साल भी इसमें लग जाते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से बात की जाती है। तो बिकॉज यहां पर यूनिवर्स जो है वो ओल्डेस्ट स्टार जो है वो 10 बिलियन है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अब तक बात की जाए ओल्डेस्ट तो नो नॉन ब्लैक ड्राफ्ट, अब तक कोई ब्लैक ड्राफ्ट नहीं है। आने वाले टाइम में पर ब्लैक ड्राफ्ट बनेगा, यानी कि जैसे जैसे उसकी सारी रोशनी जो है वो चली जाएगी तो ब्लैक ड्राफ्ट बन जाएगा कूल होकर चीजें। ठीक है, तो इट मस्ट बी नोटेड कि ऑल द व्हाइट ड्राफ्ट जो है कूल होंगे, ट्रांजिट होकर एक दिन ब्लैक ड्राफ्ट में बनेंगे यहाँ पर लेकिन उसको देखने के लिए हमारे जैसी हजारों लाखों पीढ़ियां तब तक आकर चली जाएंगी। तो यानी कि इसीलिए इसको एक अच्छी एनर्जी बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ टाइम में इसको खत्म होते हुए नहीं देख पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, ये है अर्मीनिया। ठीक है, अर्मीनिया के बारे में पर्टिकुलर क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अर्मीनिया और यहाँ पर अजरबैजान के बीच में एक रीजन है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में अभी रहा है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर नगरोना करबक रीजन। ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, दोनों लड़ते रहते हैं इसको लेकर। तो नगरोना करबक जो रीजन है वो पार्ट है अजरबैजान का वैसे अगर देखोगे, पर लेकिन अर्मीनिया की पॉपुलेशन यहाँ पर है, एथनिक लोग जो अर्मीनिया के रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये काफी बड़ा दिक्कत है। करेंसी है अर्मीनियन द्रम, इसी के साथ में प्रेसिडेंट है यहाँ पर बेसिकली अर्मीनियम, जो इसका नाम है अर्मन। ठीक है, तो इसी के नाम से यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर्केसन इसी के साथ में एशियन कंट्री है। तुर्की जॉर्जिया इसी के साथ में यहाँ पर जो टच करती है रसिया के साथ में आप लोगों उसके बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है लेकिन बेसिकली कॉरिडोर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली लेकिन कॉरिडोर यहाँ पर इसके साथ में अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते कुछ बातें हैं बेसिकली। अगर अजरबैजान के बारे में बात करें तो ईरान अजरबैजान, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ में जो इसका पोर्शन टच करता है इसको बोलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। हालांकि ये छोटे छोटे जो रीजन है इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बेसिक ये वाला पोर्शन आप लोग याद रखिएगा जो न्यूज में यहाँ पर। ठीक है, इतना नहीं कोई पूछेगा। तो कैपिटल हो गए यहाँ पर इसके येरेवन, इसी के साथ में सोवियत रिपब्लिक जो रीजन वाले में आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का रीजन काफी ज्यादा है, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, तो समझ लेते हैं क्या क्या, और जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तब तक एक बार देख लीजिए क्या क्या डिस्कस किया। काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को जीएम क्रॉप के बारे में काफी कुछ चीजें बताई। अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने समझी काफी डिटेल में। तो कितना ऑर्डर कहां कहां पर ये इश्यू है वो जरूर याद रखेगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोगों ने जाना आईएसए के बारे में। ये कई सारी चीजें देखी कौन कौन से हमारे इनिशिएटिव जहां से प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट जो बोना ग्रह है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। चाय की पैदावार के बारे में काफी कुछ मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। तो चाय कहां कहां पर होता है ये तो आप लोग अब याद ही रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने समझा बेसिकली। ठीक है, यहां पर ये याद रखेगा अर्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखते हैं। जो गोरखा राइफल है यहाँ पर इंडियन आर्मी की, उसको रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा वेल्स में जीता गया। ये हालांकि मैंने डाल दिया पर लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका था ये ऑलरेडी। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को कवर किया था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखाई दी, और एक ये इंपॉर्टेंट जो कंट्री के बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब आइए एक बार देख लेते हैं क्विज के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ये आप लोग को बताना है। एचटीबीटी में, एचटी में यहाँ पर टी क्या है ये आप लोग को बताना है। सीआईएस के बारे में आप लोग को बेसिकली बताना है। और ये यहाँ पर कैमेलियस जो साइनेसिस, ये बेसिकली किस चीज का प्लांट है ये बताना है। इंडिया और यहाँ पर कौन मिलकर जो ये बेसिकली जिसका नाम है कोंकण शक्ति, ये आप लोग को देखने को मिलेगी। सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा और सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप कहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। हब्बल टेलीस्कोप और टीईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है, किसकी है ये बेसिकली ये बताइएगा। नोबेल लॉरेट कौन से हैं उनका नाम आप लोग को बताना है, ये जिनके द्वारा यहाँ पर स्टार के इवोल्यूशन के बारे में बात की गई। नागौर करबक जो रीजन है किस किस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बात की थी, तो कौन इसको इशू करता है किसके बिहाफ में ये आप लोग को बताना है। इंटरेस्ट अगर बात करें ऑन गोल्ड बॉन्ड स्कीम तो आप लोग को देखने को मिलेगा, इसके बारे में बताना है कि क्या प्रोविजन है किस एक्ट के तहत में। यहाँ पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। उगर एथनिक जो कम्युनिटी है उसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो बताइए किस रीजन में ये पाई जाती है और किस कंट्री की है यहाँ पर ये। जीएम क्रॉप के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया बेसिकली आज। ठीक है, तो इंडिया के द्वारा ओनली अकेली जीएम क्रॉप कौन सी है जिसको यहाँ पर हम लोगों ने आज तक जो अप्रूवल दिया गया है। हाईएस्ट डेंसिटी जो
वन हॉर्न राइनोस किस एरिया में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। वैसे अगर बात करें पर्टिकुलर एक टर्म है जिसको बोलते हैं टू हैव द बॉडी, तो ये आप लोगों से देखने को मिलेगा बेसिकली रिट्स के अंदर में आर्टिकल 32 में। तो क्या है उसको बताइए। फर्स्ट कंट्री जो कि यहां पर सैटेलाइट, फर्स्ट कंट्री सॉरी फर्स्ट जो नेशनल पार्क जिसके द्वारा सैटेलाइट फोन यूज किया गया बेसिकली सुरक्षा के लिए, वो बताइए। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में पीएसए 1978 में लाया गया था, ठीक है। मैक्सिमम कितने साल तक जेल में डाला जाता है कि एक इंसान को डिटेंशन के लिए किसके द्वारा पास किया जाता है ऑर्डर, तो ये बताना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, फिर एग्जाम में आप लोगों से इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो गोल्ड बॉन्ड इशू जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इशू किए जाते हैं, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है। इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 के तहत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर बेसिकली टैक्स लगाया जाता है। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स के बारे में, इसको बोलते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर रिस्क इंडेक्स है इसको बोलते हैं, तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो यहां पर है बेसिकली कसमन और इसी के साथ में वेकफील्ड के द्वारा। तो उगर जो एथनिक कम्युनिटी है जिंगजियान वाले रीजन में देखने को मिलेगी चाइना के अंदर में। इंडिया के द्वारा अप्रूवल किया गया यहां पर जीएम क्रॉप बीटी कॉटन को लेकर, ये याद रखिएगा ओनली अकेली। पबोत्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम के अंदर देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क काजीरंगा सबसे ज्यादा है और डेंसिटी सबसे ज्यादा यहां पर है। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है बेसिकली टू हैव द बॉडी ऑफ, तो इसी का मतलब होता है कि नॉर्मली किसी को डिटेन कर लिया तो कोर्ट में जज के सामने उसको प्रस्तुत करो 24 आवर के अंदर अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क यहां पर मैंने बताया अभी, तो फर्स्ट सैटेलाइट फोन यहां पर यूज किए गए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहां पर बात करें तो पीएस से याद रखिएगा 1978 में लाया गया था। मैक्सिमम 2 साल तक यहां पर जेल में डाला जा सकता है। डिविजनल कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर होती है, तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी थी सबसे पहले 1957 में। दूसरे नंबर पर अशोक मेहता कमेटी थी 1978 में, इंपॉर्टेंट है काफी। जीवी राव कमेटी थी 1985 में, ठीक है। एलएम सिंघवी जो कमेटी थी वो थी 1986 में, ठीक है। तो यहां पर ये है और इसी के साथ में यहां पर एक और कमेटी थी जिसका नाम था थुंगोन कमेटी, तो ये 1989 में थी। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिसके द्वारा बोला था कि एक बेसिक नींव यहां पर रखी गई। तो 70 जो हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, तो वो यहीं से ही निकल कर आया, पंचायती राज सिस्टम को हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया। कौन सा राज्य सबसे पहले जहां पर पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट की गई, आप लोग बता देते हैं कई बार। पहला और दूसरा राज्य कौन सा है, दोनों आप लोग को बताने हैं। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन ऐसे तैयार करा दूंगा, याद हो जाएंगे आप लोग जब एग्जाम में जाकर बैठेंगे, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए यार, वो आप लोगों का जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर रियलिटी में आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का होना चाहिए प्रीलिम्स आप लोग एक बार को क्लियर कर लेते हैं, पर लेकिन मेंस में जाकर बैठोगे तभी कुछ काम बन पाएगा। तो ढंग से तैयारी करनी है सही लेवल पर, ठीक है। तो इसको उस तरीके से लेकर चलिए। तो लेक्चर कैसा लगा फीडबैक जरूर दिया करो, 1 सेकंड लगती है फीडबैक देने में, पर लेकिन आप लोग नहीं देते हो, पता नहीं क्यों नहीं देते हो, वो मुझे नहीं पता। पर हाँ कई सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं लेक्चर को, तो काफी अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों के साथ में शेयर किया जा रहा है लेक्चर, क्योंकि जो शेयरिंग है वो समझ में आता है जब यहाँ पर उसके एनालिसिस में जाकर देखते हैं कितना सारा शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे काफी शेयर करें तो अच्छा लगता है। थैंक्स लॉट फॉर ये सपोर्ट के लिए। और यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिल जाएगी। और अगर आप लोग सोशल मीडिया हैंडल पर है तो यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।